नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूबी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड्स, क्लास 11th का यूनिट नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 3। और डियर फ्रेंड्स, पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, तो जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट शामिल होंगे इस यूनिट में, वो हमेशा पूरी केमिस्ट्री में काम आएंगे आप लोगों के। अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, हम सभी घर पर हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल। तो अभी हम लोगों के लिए बेटर ये है कि घरों में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा सीखें कैसे घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तभी कोरोना से लड़ा जा सकता है। एंड इन द सेम सीक्वेंस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट नंबर 1 क्लास 11th से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए विच आर बिगिनर ऑफ साइंस एंड एज वेल फॉर द स्टूडेंट्स विच आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड IIT JEE। डियर फ्रेंड्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को करने से पहले हमको ये समझना है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो किस तरह से कंबाइन करते हैं, द वे ऑफ कंबाइनिंग एटम्स मॉलिक्यूल्स विद वन अनदर इज कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डियर फ्रेंड्स, 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे। उनमें सबसे पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर इन 1789, और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था लैंडोल्ट ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था? मास कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ना मास नष्ट होता है, ना क्रिएट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मान लो आपने एक पेड़ लिया जिसका वेट 500 ग्राम है, आपने उसे रेगुलर 6 महीने तक उसे एक बॉक्स में बंद किया और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सप्लाई किया, और आपने 6 महीने बाद उसका वेट किया। तो वेट करने के बाद अगर मान लो उसका वेट 5 किलो मिलता है, तो 4.5 किलो वेट, 4.5 kg वेट उसका इंक्रीज हुआ। अब ये इंक्रीज कहां से हुआ? ये इंक्रीज होगा अगर मान लो आपके पास 500 था पहले, आपने उसे ऑक्सीजन दी, आपने उसे CO2 दी, तो इसके बाद जो वेट मिलेगा आपको वो 5 kg प्लांट का मिलेगा और ऑक्सीजन का मिलेगा। तो ये सारे वेट इज इक्वल टू दिस। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट हमारा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन विच गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट इन 1799। 1799 में जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लॉ था, या हम कहें ये बैलेंसी बेस्ड था। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता था कि अगर कभी 2 एटम आपस में कंबाइन करेंगे, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइंस दे ऑलवेज कंबाइन इन डेफिनेट रेशियो। वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में कंबाइन करेंगे। दे डू नॉट डिपेंड कि वो किस मेथड से प्रिपेयर हुआ है या किस सोर्स से प्रिपेयर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं आपके लिए वाटर की, H2O की, तो H2O में 2:16 रहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय वेट, 1:8। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ऑलवेज रिमेन 1:8 इन ऑल ऑफ देयर कंपाउंड या ऑल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आइदर आप वाटर स्टडी करें पॉन्ड का, रिवर का, ट्यूबवेल का या रेन का, द रेशियो ऑलवेज रिमेन 1:8। या इसी तरह अगर हम रेशियो स्टडी करें CH4 के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का, तो ये रहता है 12:4 या 3:1। सो द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑलवेज रिमेन सेम। अगर मैं CO2 की बात करूं तो रेशियो इन CO2 मॉलिक्यूल
12:32 रहता है, जो रहता है 3:8. इट ऑलवेज रिमेन 3:8. आइदर CO2 ऑक्सीजन CO2 मिले ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेशन से, या प्लांट से, या बर्निंग ऑफ फ्यूल से. द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज रिमेन 3:8 इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. नेक्स्ट था सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको जॉन डाल्टन ने दिया था. बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है. ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट, सपोज दो एलिमेंट है हमारे ए और बी, इफ टू एलिमेंट ए एंड बी कंबाइन, ये कंबाइन करेंगे कभी, ये दो से ज्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन करके बनाएंगे. गौर करेंगे, इफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइंस टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड, तो एक का रेशियो फिक्स करके दूसरे का जो मास होगा, द मास ऑफ वन एलिमेंट इंक्रीज इन द डेफिनिट मल्टीपल्स ऑफ वन एलिमेंट. दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक का डेफिनिट मल्टीपल्स में मास इंक्रीज होगा. इनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये आपके साथ डिस्कस किए जा चुकी हैं बहुत सारी चीजें इसमें से. ये 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लैंडोल्ट ने किया था, और लैंडोल्ट ने रिएक्शन कराई थी AgNO3 की और NaCl की. तो AgCl और NaNO3 मिले थे. उसने एक यू शेप ट्यूब लिया था, इस तरह की स्ट्रक्चर थी उस यू शेप ट्यूब की. आप इसको देख लेंगे. इस तरह की स्ट्रक्चर थी उस यू शेप ट्यूब की, और यू शेप ट्यूब में उसने भर दिया था NaCl को और AgNO3 को. तो उसका वेट आफ्टर द रिएक्शन सेम मिला था. ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. रेशियो मैंने आपको यहां बताए थे वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, CH4 में कार्बन हाइड्रोजन के, CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के, और भी आप कोई भी ले सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो चल रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है. यहां मैंने 2 एग्जांपल आपके लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, पहले इनको आप देख लेंगे. एक, कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं. उनका रेशियो रहेगा 12:16. 12:16. और अगर आप CO2 देखेंगे तो उसका रहेगा 12:32. तो ये एक को कांस्टेंट करके दूसरे के डेफिनेट मल्टीपल्स में राइज हुआ है मास. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता था कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन होकर 2 या 2 से ज्यादा बनाएंगे तो एक का मास फिक्स होकर सेकंड का मास डेफिनेट मल्टीपल्स में इंक्रीज होगा. इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल और दूं. अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कभी कंबाइन करें तो ऑक्साइड बनाएंगे N2O, NO, N2O3, NO2 या N2O4. NO2 डाइमराइज करता है इस ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण N2O4 की तरह, और N2O5. अगर हम इसमें रेशियो देखेंगे तो नाइट्रोजन का रेशियो अगर मैं 14 कर दूं फिक्स, 14, तो ये रहेगा 14:8, 14:16, 14:24, 14:32. NO2 में 14:32 और N2O5 में 14:40. तो 8 के मल्टीपल्स में इंक्रीज हुआ है मास. दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1805. वहां 1803 मेंशन है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम दिया होता है कई बार, तो ये कोई मैटर नहीं करता. नेक्स्ट हमारा आता है लॉ, ये एग्जांपल एक और है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का. रेड ऑक्साइड होता है Cu2O और ब्लैक ऑक्साइड होता है CuO. तो इन दोनों को आप जब देखेंगे, रेड ऑक्साइड और ब्लैक ऑक्साइड को, तो इनका रेशियो रहेगा 16 पार्ट ऑक्सीजन के रहेंगे और 63.25 इंटू 2 मीन 127 पार्ट ऑफ कॉपर. और ब्लैक ऑक्साइड में जो रेशियो रहेगा वो 16:63.5 रहेगा. तो जो रेशियो है यहां पर डबल हो जाएगा कॉपर का,
नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इंटरेस्टिंग है समझने के लिए बट कठिन नहीं है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता था व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी कंबाइंस, अगर दो एलिमेंट ए और बी सेपरेटली किसी एलिमेंट सी से कंबाइन करते हैं अलग अलग इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में, देन दे मस्ट बी कंबाइन विद वन अनदर इन द सेम रेशियो, तो वो एक दूसरे के साथ भी उसी रेशियो में कंबाइन करेंगे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है इन सारे लॉज के लिए। मैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल भी आपको दूंगा। तो जब आप इन सारे लॉज के लिए इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो मेनली तो ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है और कौन सा ओबे नहीं हो रहा। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो रहेगा, मैंने अभी बताया था कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो रहता है 12:32, या हम कह सकते हैं अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 3:8। 3 पार्ट रहेंगे कार्बन के और 8 पार्ट ऑक्सीजन के। ये कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो इसका रेशियो रहेगा 1:8। तो ऑक्सीजन के 8 रेशियो रहेंगे और हाइड्रोजन के 1 रहेंगे। अब अगर कभी कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो इनके यही रेशियो आपस में कंबाइन करेंगे, जैसे CH4 में। तो CH4 में जो रेशियो होता है वो 1:4 ही होता है, सॉरी 1:3 होता है कार्बन और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट हमारा है गैल्यूशैक लॉ। ये और एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने एक बुक से लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 22.27% ऑफ कार्बन, कार्बन डाइसल्फाइड कंटेन्स 15.79 of carbon and sulfur dioxide contain 50% of sulfur, so that the data in the agreement with law of reciprocal proportion। तो इसमें कार्बन और सल्फर का जो रेशियो है वो उसको आपको फाइंड करना है। फिर सल्फर ऑक्सीजन का फाइंड करना है। तो कार्बन और ऑक्सीजन अगर 3:1 में आते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ गैल्यूशैक लॉ ऑफ वॉल्यूम। गैल्यूशैक लॉ ऑफ वॉल्यूम जस्ट सिमिलर एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। आप इसको इस तरह से समझेंगे कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और आपस में कंबाइन करके वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनका मास कंजर्व रहता है। मीन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता। द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट इफ द मोल चेंज। अगर मोल सेम रहते हैं तो वॉल्यूम सेम रहेगा, अगर मोल चेंज हो जाते हैं तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहां एक रिएक्शन दे रखी है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, H2 + Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ये एक रिएक्शन है। तो यहां पर 1 मोल हाइड्रोजन का था, 1 मोल क्लोरीन का था, 2 मोल HCl के बने। मीन 2 मोल रिएक्टेंट से 2 मोल प्रोडक्ट बना। तो इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, रिएक्टेंट का वॉल्यूम प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन देखें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, 3H2 + N2 इज इक्वल टू 2NH3, यहां ऐसा नहीं है। यहां पर 4 मोल रिएक्टेंट के हैं और 2 मोल प्रोडक्ट के हैं, तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा। मीन टू से द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम गिवन बाय गैल्यूसैक स्टेट्स दैट द volume of product depends on the number of moles. If the mole remains same, then volume remains same. If a mole does not remain same, volume does not remain same. अगर मोल बढ़ते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, घटते हैं तो घट जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ गैल्यूसैक। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके लिए 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं, आपको लगता है दीज आर बेनिफिशियल टू यू, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द लेक्चर्स। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। प्लीज रिमेन एट होम, बी सेफ एंड फाइट विद कोरोना। थैंक यू एंड हैव ए गुड